नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इसमें आपके 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन हेतु वीडियो टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके 7000 प्रश्न कवर किए गए हैं। टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन दिया जाएगा आपको, जिसके के थ्रू हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि 3 टाइम आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए एग्जाम में अपीयर होने के पहले। साथ ही साथ 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 3000 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो बायलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। हम कह सकते हैं मार्केट में ये बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें कि आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन कर सकते हैं। क्लास अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कांटेक्ट करिए। आप इस पर वीडियो टेस्ट सीरीज लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उचित और लाभकारी मूल्य की बात की जा रही है। उचित और लाभकारी मूल्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, एफआरपी। आपको लिखा हुआ मिलेगा एफआरपी। एफआरपी किस क्रॉप से एसोसिएटेड है? गन्ने से, धान से, तिलहन से या फिर गेहूं से? तो यहाँ पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? एफआरपी जो है वो गन्ने के लिए डिसाइड होती है। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए डिसाइड होता है। ए आपका सही उत्तर है। धान, तिलहन, वीट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लास, एक और प्रश्न है। इसी प्रश्न से रिलेटेड, फर्स्ट प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न है आपका। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य द्वारा अनुमोदित होता है, किसके द्वारा अनुमोदित होता है लिखा है? कृषि उपज मंडी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड द्वारा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा या फिर भारतीय खाद्य निगम द्वारा। तो ये अनुमोदित किसके द्वारा होता है? एफआरपी की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, जो एफआरपी है उसको फिक्स कौन करता है? सीसीईए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमिटी, जिसको कि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एफआरपी डिसाइड कौन करता है? इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी जो है, कैबिनेट कमिटी, वो डिसाइड करती है। रिकमेंड कौन करता है? सजेस्ट कौन करता है अगर आपसे पूछेगा तो? सीएसीपी, जो कि क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं, बस यहाँ पर याद रखिएगा आप, सीसीईए जो है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, वो गन्ने का एफआरपी डिसाइड करती है। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं गन्ने की एफआरपी की तो यहाँ पर सिफारिश कौन करता है? जो मैंने आपको बताया, सिफारिश कौन करेगा? सीएसीपी करेगा, जो कि आपका क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर इसे निर्धारित किया जाता है, लेकिन इसको निर्धारित करता कौन है? घोषणा कौन करता है? ये सीसीईए द्वारा की जाती है।
कंफर्म हो गया ना क्लास? तो यहाँ पर एक बार खट से रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। जब भी हम एफआरपी की बात करेंगे तो एफआरपी शुगर केन के लिए डिसाइड की जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसको सजेस्ट कौन करता है कि क्या एफआरपी होनी चाहिए? सजेशन कौन देता है? तो सीएसीपी देता है। लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है, फिक्स कौन करता है, लागू कौन करता है? तो सीसीईए द्वारा लागू होता है, ठीक है। रिकमेंडेशन सीएसीपी द्वारा दिया जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास? तो यहाँ पर प्रश्न कहीं से भी बने तो उत्तर आप दे सकते हैं, और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता भी है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर क्लास, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीएसीपी की बात की है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की बात की है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। ये और क्या रिकमेंड करती है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफआरपी, ये सब रिकमेंड करती है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें क्लास, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी 22 कम्युनिटीज के लिए अनाउंस किया जाता है, जिसमें आपके 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं और कॉमर्शियल क्रॉप्स है। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आप याद रखिएगा कि हम लोग 22 कम्युनिटीज की बात यहां पर करते हैं, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया ना क्लास? तो रिकमेंडेशन कौन देता है एमएसपी से रिलेटेड? तो सीएसीपी देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा दिया जाता है। और अगर पूछेगा कि इसको अप्रूव कौन करता है, तो अप्रूव आपको पता चल गया है कि कौन करता है, सीसीईए द्वारा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा। तो रिकमेंडेशन याद रखिएगा सीएसीपी द्वारा, और फिक्स कौन करता है, ठीक है। अप्रूव कौन करता है? तो वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा। पेपर में प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। 22 एमएसपी, 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? वही चीज जो अभी हमने यहाँ पर देखा। जब हम बात कर रहे हैं आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। तो वही दिया गया है कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, ठीक है। सीएसीपी को ही हम एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के नाम से जानते थे, कृषि मूल्य आयोग के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1965 में हुई थी, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा था कि गेहूं का एमएसपी, गेहूं का समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया सीएसीपी करता है, ठीक है। रिकमेंडेशन कौन देता है? तो वो सीएसीपी देता है। फिर इसके बाद खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य, तो वो भी कौन देता है? सीएसीपी देता है, ठीक है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, वो मूल्य क्या कहलाता है? वो प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये सब। सार्वजनिक वित्त प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, वे जानी जाती है वसूली कीमतों के नाम से, ठीक है। सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है सब्जियों का विश्व में? तो चाइना में होता है, आपको पता है। और ये प्रश्न तो परीक्षा में कई बार पूछा है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये बनारस में है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप याद रखिएगा। जो मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंसेस एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस ये करते हैं सीसीईए, ठीक है। और एमएसपी जो अनाउंस होती है वो किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इन दोनों चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अच्छा क्लास, अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले एमएसपी के बारे में कि हु डिस्कवर्ड, अगर भारत में देखें कि एमएसपी को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो ये याद रखिएगा के झा कमेटी का नाम, ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले, के झा कमेटी याद रखिएगा, एमएसपी से रिलेटेड है। और अगर कभी आपसे पूछे कि फादर ऑफ एमएसपी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर का नाम याद रखिएगा। तो यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आए वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। के झा कमेटी का नाम याद रखिएगा, ये कमेटी एमएसपी से रिलेटेड थी। और फादर ऑफ एमएसपी अगर आपसे कभी पूछेगा तो डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर का नाम आप बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। सेकेंड प्रश्न को देखिए क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है
कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलकमा रणनीति को अपनाया था? बताइए, तो किसने अपनाया था तुगलकमा रणनीति को? बाबर ने, हुमायूं ने, मोहम्मद गौरी ने, या फिर आदिल शाह ने? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बाबर ने। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देख लीजिए क्लास, बाबर से रिलेटेड जो युद्ध थे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध देखेंगे, बाबर ने लड़ा था किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। विजय किसकी हुई थी? बाबर की। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, फिर बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। यहां पर सारे बैटल्स में बाबर की जीत हुई थी, ये याद रखिएगा। और ये चीज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है, आज रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्लास, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने दिमाग में बना के रखिएगा, आसान प्रश्न बनेंगे यहां से। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके के बारे में हमने 6th शेड्यूल में बात नहीं की है? मिजोरम, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? तो यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नो मनी इन एटीएम। ठीक है, नो मनी इन एटीएम। तो यहां पर जो ट्रिक है वो यही है, एटीएम। ए यहां पर असम के लिए है, ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ए यहां पर असम के लिए है, टी यहां पर त्रिपुरा के लिए है। ठीक है, और एम की अगर हम बात करेंगे तो एम किसके लिए? मेघालय के लिए है और मिजोरम के लिए है। ठीक है, मणिपुर के लिए नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है नो मनी इन एटीएम, मनी नहीं है एटीएम में। तो 6th शेड्यूल में हमने असम की बात की है, त्रिपुरा की बात की गई है, मेघालय की, मिजोरम की। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आपका जो सी ऑप्शन है वो नहीं होगा, नागालैंड की बात यहां पर नहीं की गई है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, 4th प्रश्न पे। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत नहीं है? तो यहां पर बताइए क्या होगा सही उत्तर। अब देखिए क्लास, मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो प्रश्न है, मैंने कई बार आपको बताया है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। तो देखिए गोल्स दिए गए हैं, गोल 1, गोल 6, गोल नंबर 11। तो बताइए कौन सा यहां पर आपका सही है? तो गोल 1 की बात करेंगे तो यहां पर गोल 1 में हमने किसकी बात की है? गरीबी को खत्म करने की बात की है, निर्धनता की समाप्ति की बात की है, नो पॉवर्टी की, हाँ की है। ठीक है, लक्ष्य 6 की हम बात करेंगे तो यहां पर हमने क्या जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट की बात की है? नहीं, हमने नहीं की है। 6 में हमने क्लीन वाटर की बात की है, स्वच्छ पानी की बात की है। 11वें को अगर हम देखेंगे तो 11वें में क्या हमने जलवायु परिवर्तन की बात की है, क्लाइमेट चेंज की बात की है? नहीं, हमने क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर तो खाली आपका गोल नंबर 11 आपका किस चीज से रिलेटेड है? यहां पर दोनों ही आपके गलत है, तो यहां पर आपका सही कौन सा है? अच्छा क्लास, यहां पर देखिए क्या दिया गया है प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कंपैटिबल। ठीक है, गलत है, कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो दूसरा और तीसरा आपका संगत नहीं है, तो आंसर में दूसरा तीसरा जहां दिया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब यहां पर हम सारे गोल्स को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, गरीबी को खत्म करो। मैंने आपको कितनी बार याद कराया, बोलो गरीबी खत्म होगी तो खाना मिलेगा, भुखमरी खत्म होगी। जैसे ही भुखमरी खत्म होगी, लोगों को खाना मिलेगा, लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, गुड हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब गरीबी खत्म हो गई, खाना मिल गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो अब थोड़ी शिक्षा दे दो लोगों को। तो चौथा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है। अब जैसे ही लोगों को शिक्षा मिलने लगेगी, लोगों को समझ में आ जाएगा कि औरत और आदमी में कोई फर्क ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वालिटी की बात, जितनी अपॉर्चुनिटीज आदमियों को मिलनी चाहिए उतनी ही औरतों को मिलनी चाहिए, तो जेंडर इक्वालिटी आएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने गरीबी खत्म की,
फिर उसके बाद खाना दिया, खाने से क्या हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, स्वास्थ्य के बाद जब स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, तो पढ़ाई करो। चलो क्वालिटी एजुकेशन दिया, क्वालिटी एजुकेशन देने के कारण क्या हुआ, जो गर्ल्स और बॉयज में जो डिफरेंस था, ठीक है, वो भी खत्म हुआ, जेंडर इक्वालिटी आई समाज में। ठीक है क्लास, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद छठवें में हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, स्वच्छ पानी की बात करते हैं, पीने के पानी स्वच्छ हो। ठीक है, फिर 7th में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। 8वें में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। 9वें में इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। 10 पे क्या है, 10 पे रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात की है। अब ये याद रखिएगा, 5 में हमने क्या किया, 5 में हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की, लैंगिक समानता की बात की, और 10वें में हमने क्या कहा है कि जो असमानता है हमारी सोसाइटी में उसको भी खत्म करना है। किसी भी तरीके की असमानता, गरीब गरीब है, अमीर अमीर होता जा रही है, ये सब असमानता, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म करना है। 11वें में हम सस्टेनेबल सिटीज की बात करते हैं। 12वें में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की बात करते हैं। 13वें में क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। 4थे में लाइफ बिलो द वाटर। 15 में लाइफ ऑन लैंड, और 16 में हम पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं। और 7वां तो आपको पता है, एक पार्टनरशिप इन सारे 16 गोल्स को पूरा करने के लिए। यहां पर क्लास आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न यहां से बार बार, तो याद रखिएगा। 5वें में आप याद रखेंगे जेंडर इक्वालिटी की बात की है, और 10वें में हमने रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात की है। 6वें में हमने स्वच्छ पीने के पानी की बात की है, याद रखिएगा। स्वच्छ में इसमें 6वें में हमने क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की है, और 14 में हमने क्या बात की है, लाइफ बिलो द वाटर। दोनों जगह हमने वाटर की बात की है, लेकिन 6वें में पीने के पानी की बात की है, और 14वें में हमने क्या कहा है, पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा की बात की गई है। इतनी चीज क्लियर है क्लास, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपके आरओ में भी एक प्रश्न बना या फिर पीसीएस में प्रश्न बन गया तो वो आपका सही जाए। ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्लास, कभी भी आपसे अगर पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो सबसे पहली बार अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात एक रिपोर्ट में की गई थी। देखिए आपके परीक्षा में जब ये प्रश्न बना था, पहले सुन लीजिए, जब आपकी परीक्षा में सतत विकास की बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो वहां पे ब्रंटलैंड रिपोर्ट की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट की, याद रखिएगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट आपका 1987 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट द्वारा, जिसका कि टाइटल क्या था, मतलब इसका टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर इसका टाइटल था। इसी को हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यही आपके परीक्षा में प्रश्न बना था कि 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट द्वारा, जिसका कि टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको कि हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। लेकिन अगर कभी परीक्षा में आपको दे दे कि 1980 में, ठीक है, IUCN ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपीयर हुआ था ये टर्म, तो ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्लास, 1918 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका की टाइटल क्या था, वर्ल्ड स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन। इसमें पहली बार ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम, लेकिन अच्छे से एक नेक्स्ट लेवल पे जो डेफिनेशन इसकी अच्छे से दी गई थी वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में। आपकी परीक्षा में जब भी ये प्रश्न बना है तो वहां पे ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ही रिलेटेड बना है। इसका टाइटल याद रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्लास, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपका कौन सा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, इसको करिए। इन निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, तो देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत आधार हैं और शासन के संचालन में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। Directive principles are fundamental in the governance of the country and it is the duty of the state to implement them in governance। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व स्टेट को किस तरीके से गवर्न करना है इस पर जोर देते हैं ना। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए, स्टेट्स के लिए।
इन निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तथा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जो एम है इन प्रिंसिपल्स का वो वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना है और मेक श्योर करना है कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी आपकी स्टैब्लिश हो सके। बिल्कुल सही है क्लास। इन निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट इफ वॉलेटेड। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्लास बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न था, लेंदी प्रश्न था, लेकिन मैं कहूंगी आसान प्रश्न था। मैं फिर से आपसे कहूंगी अगर एग्जाम में कभी भी लेंदी प्रश्न दिखे तो उसको देख के घबरा मत जाइएगा। ठीक है, भले लेंदी प्रश्न है लेकिन आसान प्रश्न है ये, तो ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में खाली 2 लाइन का प्रश्न आएगा। अब आप देख रहे हैं आपके एग्जाम में जो प्रश्न बन रहे हैं उनके पूछने का तरीके में बदलाव आ रहा है, थोड़ा लेंदी प्रश्न बन रहा है यूपीएससी के तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ये आसान ही होता है। ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती है। छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित के विषय में कौन सा सत्य है? तो चलिए बताइए। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचा की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक आधिकारिकता की शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हाँ, जब हम सुप्रीम कोर्ट के बात करते हैं तो हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा सेंटर स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा उसको। बिल्कुल सही है। संसद पूरे भारत या इसके किसी राज्य के क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। बिल्कुल सही है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो है वो एंटायर इंडिया के लिए या फिर किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी प्राप्त है। तो आपको ये भी बिल्कुल सही है, संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है तथा भारत की संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो भारत के नागरिक और उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर भी लागू होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है तीनों ही बिल्कुल सही है और डी आपका सही उत्तर है क्लास। ठीक है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। आप में से किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया करिए। क्लास देखिए, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर मौखिक देती हूँ, ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा रहता है। तो एक बार एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसको दोबारा पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, समय बर्बाद होगा। लेकिन जहां पर भी जरूरत होती है पढ़ने की एक्सप्लेनेशन को, वहां पर मैं पढ़ती भी हूँ, उसकी चिंता आप लोग मत करिए। ठीक है, जहां पर मुझे लगता है कि अभी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक बार व्याख्या पढ़ दूं तो वहां पर मैं पढ़ भी देती हूँ। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में जाना जाता है? तो बता दीजिए कौन सा? जगदीश चंद्र बोस, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, MS स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखिएगा, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को संकरित ज्वार के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे राउंड रिवॉल्यूशन की बात करेगा आपसे, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो बताएंगे जो गोल क्रांति है वो आलू से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेगा, हरित क्रांति की बात करेगा, तो ये फूड ग्रेन से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको पता है कि वर्ल्ड में, विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था पीस में, आपकी परीक्षा में पूछा गया था 2018 में, याद रखिएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? फूड ग्रेन से रिलेटेड है। वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, इनको नोबेल पुरस्कार पीस में मिला था। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से हम MS स्वामीनाथन को जानते हैं। ठीक है, अब ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है।
पिंक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये अनियन और प्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके फादर किसे जानते हैं हम? दुर्गेश पटेल को। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। सफेद क्रांति, जिसको कि हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ये दूध से रिलेटेड है, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से हम वर्गीसी कुरियन को जानते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा है। ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। रेड आपका मीट और टोमेटो दोनों से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ऑयल सीड से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये लेदर से और कोकोआ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो जूट से, ठीक है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, और खाली अगर हम गोल्डन की बात, सुनहरी क्रांति की बात करेंगे तो ये फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? अंडे से, ठीक है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये याद रखिएगा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन तो जूट, जूट आपका थोड़ा सुनहरा कलर का होता है ना, इस वजह से। फाइबर आपका कॉटन, जब हम सिल्वर की बात करेंगे तो कॉटन सफेद रंग का होता है, थोड़ा सिल्वर लुक आता है, तो इसलिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। प्रोटीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये भी एमएस स्वामीनाथन द्वारा ही दिया गया था, यहाँ पर पूरे एग्रीकल्चर पे हमने फोकस किया था। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। क्लियर हो गया क्लास? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। यहाँ पे जो चीज मैंने लिखी है इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो आसान चीजें होंगी, अब तो ये सब चीजें आप लोगों को आती होगी, लेकिन याद रखिएगा परीक्षा में यहीं पर सिली मिस्टेक्स होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न को क्लास हम देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। 1919 तो दिया गया है, 7 मई को, 23 नवंबर को, 17 अक्टूबर को, या फिर 13 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 17 अक्टूबर 1919 में, ठीक है। यहाँ पर हम खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अली ब्रदर्स का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली ना, यहाँ पे लिखा है शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों को हम खिलाफत आंदोलन के लिए जानते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अभी हमने देखा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स। खिलाफत आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, एम क्या था? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, यहाँ पर वैसे मेन जो लक्ष्य था अगर हम देखें तो ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना था, खिलाफत का रक्षा करना था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो भारतीय मुसलमान थे उनको, उनके अंदर ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना था। अगला देखते हैं, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो महात्मा गांधी को चुना गया था अध्यक्ष। ठीक है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। इस आंदोलन के थ्रू आपको पता है ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को दोनों को मर्ज कर दिया गया था ताकि एक बहुत बड़ा आंदोलन आपका चले। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? असहयोग खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्ष में पुनः प्रस्तुत नहीं होगी, तो वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। हाजिक उल मुल्क की पदवी जो थी वो खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खान द्वारा त्याग दी गई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी पदवी त्याग दी थी, याद रखिएगा क्लास। पूछा जा सकता है कि कब इन्होंने त्यागी थी? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, और किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खान ने। कौन सी पदवी? हाजिक उल मुल्क। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, वो कौन थे? वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद तथा एम ए जिन्ना में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भाग
कि महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन में जो भागीदारी की थी इन्होंने, उसका भत्सना, उसको किसने कहा था कि ये गलत है, किसने उसका विरोध किया था, वो M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था, याद रखिएगा। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली ने या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह हुई थी कहां पर? तो याद रखिएगा 1920 में जो खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी, सेशन हुआ था, वो इलाहाबाद में हुआ था। अगला देखते हैं, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एसिंचन ने इस कथन का संबंध जिस घटना से दिया है, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन में देखा गया था कि मुसलमानों और हिंदुओं में एक बहुत बड़ी एकता देखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसी के चलते एसिंचन ने ये कमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी? खिलाफत आंदोलन की, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो मोस्ट स्टेबल पठार कौन सा है? अमरकंटक, मालवा, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेटो। तो A, B, C, D में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो वो होगा दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास एक बार, इधर आपको मालवा का पठार दिखेगा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये दक्कन प्लेटू है, इधर आपको बुंदेलखंड, इधर बघेलखंड, ठीक है, इधर आप देखेंगे तेलंगाना, इधर दंडकारन रेंज, फिर इधर छोटा नागपुर प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट स्टेबल प्लेटू दक्कन का पठार है, भारत का सबसे स्थिर, ठीक है, इसे विशाल प्रायद्वीप पठार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को हम देखते हैं, भरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका विस्तार है? बताइए, विंध्यन का, वेस्टर्न घाट का, अरावली का या फिर ईस्टर्न घाट का? तो भरनेर और कैमूर पहाड़ियां जो है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए किया गया है? मक्का के लिए, जौ के लिए, चावल के लिए या फिर गेहूं के लिए? तो यहाँ पर जब हम व्रीहि शब्द की बात करेंगे तो इसका प्रयोग चावल के लिए किया गया है। सी आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गेहूं की बात जब क्लास हम करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है गोधूम, याद रखिएगा, गोधूम, ठीक है। यहाँ पर मक्का दिया गया है, फिर जौ दिया गया है। अब हम देखें गन्ने की अगर बात करेंगे, याद रखिएगा गन्ने की, अभी हमने FRP की बात की है ना, तो उसी से याद रखिएगा, अभी गन्ने की बात करेंगे तो इच्छु शब्द का प्रयोग किया गया है गन्ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और यव शब्द का प्रयोग करेंगे, यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जौ के लिए, ये भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लास आपको याद रखने। रुकिए मैं आपको व्याख्या दिखा देती हूँ, आप चाहे नोट कर सकते हैं। देखिए, वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि का प्रयोग किया गया है या फिर तंडुल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। गेहूं के लिए गोधूम, गन्ने के लिए इशु शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वैदिक काल में यव शब्द जो है वो जौ के हेतु प्रयुक्त किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला देखते हैं 12वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? आसान प्रश्न है, किसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन? गया, फोंगपुई, विंध्य या फिर रीमो को? तो यहाँ पर क्या आपका सही उत्तर होगा, बताइए। ब्लू माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके फोंगपुई को कहा जाता है। और कहां पर है? मिजोरम में है। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई जो है
वो किस माउंटेन पर है? वो ब्लू माउंटेन पर है। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 13वां प्रश्न। भित्रीय स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय का है, जो शासक से संबंधित है। तो भित्रीय अभिलेख किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड हमने कई प्रश्न आपके टेस्ट में सॉल्व किए हैं, क्लास किए हैं, और वहां पे मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पर एक ही इंस्क्रिप्शन की बात की गई है, भित्री इंस्क्रिप्शन की, और आप सभी को पता है वो किससे रिलेटेड है। बताइए, चंद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, समुद्रगुप्त से या फिर स्कंदगुप्त से? तो ये आपका रिलेटेड है स्कंदगुप्त से। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 14 प्रश्न। भूरी क्रांति, तो जल्दी से बता दो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? चाय कॉफी के उत्पादन से, कच्चे चमड़े के उत्पादन से, उर्वरकों के उत्पादन से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो भूरी क्रांति जो है वो फर्टिलाइजर के उत्पादन से रिलेटेड है, उर्वरकों के उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ना क्लास क्वेश्चन। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर एक्सप्लेनेशन दूंगी, चिंता मत करना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित कराई गई है? तो बता दीजिए, रायबरेली में, मुगल सराय में, प्रयागराज में, लखनऊ में? तो ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, जिसको कि हम मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, स्थित है। तो यहाँ पर ए आपका एकदम सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन कानपुर इज नेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मंगल पांडे? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कानपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, याद रखिएगा। ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो किसका था? भीमसेन का था, गंगूबाई हंगल का था, गुलाम अली खान का था या फिर सिद्धेश्वरी देवी का था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सिद्धेश्वरी देवी जी थी, ठीक है, उनका जन्म 1908 में बनारस में हुआ था और उनका लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो संबंध था वो किससे था? हिंदुस्तान क्लासिकल सिंगर के रूप में। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? बता दो, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चिंदू पांडे को या फिर मंगल पांडे को? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? शेरे बलिया के नाम से हम लोग जानते हैं चित्तू पांडे को। उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 19वां। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताइए, टिन, टंगस्टन, टेंटलम या फिर टाइटेनियम? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए क्लास। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है टाइटेनियम। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा की सतह पर और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया, याद रखिएगा। सेलेनोलॉजी हम किस चीज से रिलेटेड है? चंद्रमा की सतह की और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन, मतलब चंद्रमा के अध्ययन से रिलेटेड विज्ञान है ये। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसान सभा और स्थापना दिवस, ये मैंने आपसे पहले भी टेस्ट में डिस्कस किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा की बात की गई है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे क्लास, तो इसका स्थापना वर्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा 1918। ठीक है, तो एक आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ए का सेकंड दो जगह दिया गया है। दूसरा देखिए अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की बात करेंगे तो 1920, तो बी का फर्स्ट यहां दिया गया है। बिहार किसान सभा की बात करेंगे तो वो 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा की 1936। उत्तर सही क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर होगा। अब मैं एक बार और आपको ये चीज रिवाइज कराऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात की, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका गठन आपका कब हुआ है, 1918 में हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर पूछेगा किसके द्वारा, तो आप याद रखेंगे गौरी शंकर मिश्र द्वारा, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, अच्छा रुकिए व्याख्या में दिखाती हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई, किसके द्वारा, गौरी शंकर मित्र द्वारा और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी का नाम आप याद रखिएगा। अवध किसान सभा जो है वो उत्तर प्रदेश किसान सभा के 2 साल बाद आपकी बनी, 1920 में बनी। ठीक है, और यहाँ पर किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र द्वारा, याद रखिएगा। बिहार किसान सभा की बात करेंगे तो 9 साल बाद। ठीक है, फिर किसने इसकी स्थापना की, सहजानंद सरस्वती ने। और फिर 1936 में आपका अखिल भारतीय किसान सभा आई, यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन था, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा का। परीक्षा में यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 21वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न, दादा भाई नरोजी ने, लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले धन के निकासन के सिद्धांत को यहाँ पर बात की थी तो दादा भाई नरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बात की थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। 22वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ए आपका सही उत्तर है। अब हम देख लेते हैं, देखिए ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, और लोगों ने इतना विरोध किया, इसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया था। उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर मुस्लिम और हिंदू के बीच में एकता दिखाई गई। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जब हम बात करते हैं बाइकॉट स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है बताइए, सीलोमीटर का, पोलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर का या फिर क्लिनोमीटर का। तो कैलोरीमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, विकसित ऊष्मा को मापने के लिए। तो यहाँ पर सी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखते हैं अब हम, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती हैं। तो किसमें महिलाएं कुश्ती में भाग लेती हैं, बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, विमेन पार्टिसिपेट इन रेसलिंग, तो ये विजयनगर साम्राज्य में, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, देखिए क्लास जो पॉइंट मैं बोल रही वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर
हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो याद रखिएगा मधुरा विजय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गंगा देवी द्वारा लिखी गई है और इसमें इन्होंने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था वो कौन था? वो हरिहर द्वितीय था। तो याद रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं रिवाइज करा रही हूँ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो बताइए राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के से। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। वो कौन थे अष्ट दिग्गज? 8 तेलुगु कवि को ये अष्ट दिग्गज के नाम से जानते थे। यहाँ पर याद रखिएगा परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बनता है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय को ही हम आंध्र भोज भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। किसे आंध्र भोज कहा गया है? कृष्णदेव राय को। ठीक है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णयुग किसका था? तेलुगु साहित्य का था। अभी मैंने बताया ना कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे, ये 8 तेलुगु कवि होते थे। तो स्वर्णयुग किसका था? तेलुगु साहित्य का था, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी किसकी? नागलापुर की। परीक्षा में कई बार पूछा है कि नागलापुर, ठीक है, या फिर नागलपुर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। ठीक है, अब्दुल रजाक जो था वो किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। तो क्लास यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे थे। ये याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो औरतें थी वो रेसलिंग्स में, कुश्ती में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए 25वां प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर की बात की गई है। ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है आलमगीरपुर, उसका उत्खनन किसने किया था? ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट है ये आलमगीरपुर साइट, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर, ये याद रखिएगा। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और इसका उत्खनन किसने किया था? बताइए ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। कंठ व श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताइए किस वेद से संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें क्लास, तो यजुग जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। और जब भी हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये आपका कर्म कांड से रिलेटेड ग्रंथ है, कर्म कांड ग्रंथ है ना ये यजुर्वेद। ठीक है, इसी की 2 शाखाएं हमने पहले भी डिस्कस की है आपके से, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद की जो उपनिषद है उसमें तैत्तिरीय, कंठ, ईश, ये सब यजुर्वेद के उपनिषद है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बी सही उत्तर है। आप क्लास यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर और क्या दिया गया है आपका? यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय क्या होता था? दर्शन होता था। ठीक है, दर्शन की बात कहाँ की गई है? याद रखिएगा उपनिषद में की गई है। ऋग्वेद पर्वतीय साहित्य, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है, तो मोक्ष की चर्चा उपनिषद में की गई है। दर्शन का विषय, उपनिषद का विषय क्या होता था? दर्शन। ठीक है, मोक्ष की बात उपनिषद में की गई है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। अभी देखिए यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर उसके बाद आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम के संवाद किसमें दिया गया है? तो वो कठोप उपनिषद में दिया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के शासक थे। ठीक है, वैदिक साहित्य का सही अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले वैदिक साहित्य आए हैं, फिर ब्राह्मण, फिर आर्ण्यक, फिर उसके बाद
उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो सिंधु नदी है। अस्किनी नाम से हम किस नदी को जानते थे? चेनाब को जानते थे। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक करता है वो कौन कौन सी नदी है? पूंबा और क्रमू। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब 27वां प्रश्न देख लीजिए, ये आपका महाजनपद से रिलेटेड है। महाजनपद भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको जरूर रिवाइज करके जाएगा, छोड़ के जाने की गलती मत करिएगा। तो देखिए, काशी, बनारस, अंग, उज्जैन, सूरसेन, मथुरा, राजपुर का कंबोज दिया गया है। तो बताइए कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? उज्जैनी दिया है ना, उज्जैन मैंने गलती से बोल दिया। देखिए, काशी की बात करें तो वाराणसी, काशी एकदम ठीक है। सुरसेन, मथुरा, ठीक है। कंबोज की बात करेंगे तो राजपुर, हाटक, ठीक है। अंग की उज्जैनी गलत है। अंग की अगर हम बात करेंगे तो अंग जो महाजनपद था वो बिहार क्षेत्र में है ना, और वर्तमान में अगर आप देखेंगे भागलपुर और मुंगेर जिला जो है उसमें आपका अंग महाजनपद विस्तृत था। और अंग की जो राजधानी थी वो उज्जैनी नहीं थी, वो क्या थी? चंपा थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंग में मतलब अगर शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा तो चंपी करा लो, तो चंपा याद रखेगा, अंग की चंपा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? बी आपका करेक्टली मैच नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास आप कुछ देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कि आपसे परीक्षा में जो चीजें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, यहां पर देखिए 16 महाजनपद की सूची किस ग्रंथ में हमको मिलती है? तो आप याद रखिएगा, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, एक आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक आपका जैन टेक्स्ट है। यहाँ पर हम लोगों को 16 महाजनपद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, सूची मिलती है अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में। ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपद के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन की। तो मथुरा में सुर लगाना, तो सुरसेन की राजधानी थी, याद रखिएगा। चंपा की राजधानी क्या थी? अंग थी। सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेंदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? एक महाजनपद जो कि आपका साउथ में है, तो वो अस्मक था। ठीक है, याद रखिएगा, अस्मकता ऐसे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये महाजनपद है साउथ का। ठीक है, एकमात्र ऐसा है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, देखिए, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा कौसंबी में से जब मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी तो वो आपकी कौन सी थी? आप कहीं भी महाजनपद में कौसंबी का नाम नहीं देखेंगे। पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिव्रज ये सब मगध साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, कौसंबी नहीं थी। फिर प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास है अर्धचंद्राकार। किस तरीके की थी? तो अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी, किसने अपने पिता की हत्या की थी गद्दी के लिए? तो अजातशत्रु ने। ठीक है, प्राचीन नगर का जो महाभारत और महाभाष दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है? वो मध्यमिका एवं विराट नगर की बात की गई है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कई बार परीक्षा में पूछा, याद होगा आप लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक तो आपके उदयन थे, लेकिन इसको सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? उदयन ने किया था। अभी हमने देखा ना, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। इन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे ये, और इन्होंने इसको सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया था इस वाले में, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आपको उदयन का नाम नहीं दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से पूछा गया। A, B, C, D में से पूछा गया कि इन सब में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को? तो हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने चयन किया, तब आप उज्जैन लगाएंगे। ठीक है, उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। मगध
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं शताब्दी में। गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वाजा जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ से भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर रहा, तो वो था काशी। ठीक है। फिर शाक्य, लिच्छवी एवं योधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था कौन? योधेय। ठीक है। फिर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था, किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये याद रखिएगा क्लास यहां पर कि वैशाली में आपका पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो लिच्छवी द्वारा। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखिए, बौद्ध संगीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जल्दी से बता दीजिए। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरा आपको दिया गया है, दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और आखिरी आपको दिया गया है जो चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष वसुमित्र था। तो यहां पर आपका कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, आखिरी आपका गलत है। अगर हम देखें जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कहां पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी ना। कश्मीर के कुंड लवन में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी ना। और इस संगीति का जो अध्यक्ष थे वो आपके वसुमित्र थे। ये याद रखिएगा। ये उस समिति के 4th काउंसिल के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया। देखिए क्लास, ये एक अच्छा प्रश्न था क्योंकि स्टूडेंट्स को याद रहता है वसुमित्र और अश्वघोष का नाम 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से। लेकिन अब ये याद रखिएगा जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चौथी बौद्ध काउंसिल में ही बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो 28 का डी आपका सही है। 29 देखते हैं। पातशाहनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो जल्दी से बता दीजिए। लाहौरी की थी, बदायूनी की थी, बर्नी की थी या फिर मासिर की थी? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो जो पातशाहनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया था? लाहौरी द्वारा। ठीक है। और लाहौरी जो थे वो बादशाह शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे। ये याद रखिएगा। किसके समय में थे? शाहजहां के समय में थे। अगला हम देखते हैं 30वां प्रश्न। एक तरफ राज दिया गया है, दूसरी तरफ वंश दिए गए हैं। तो बरार, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, और आपसे बोला गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बीदर की बात करेंगे तो बीदर में निजाम शाही थी, गोलकोंडा में कुतुब शाही थी, बीजापुर में आदिल शाही थी। एकदम बताइए। बिरार में इमाद शाही थी। कौन सा इसमें से गलत है आपका? कौन सा एकदम गलत है क्लास? तो बरार की जब हम बात करेंगे, बरार की, तो यहां पर इमाद शाही थी। हाँ थी, ठीक है, सही है ये। बीजापुर में आदिल शाही थी। हाँ थी। गोलकोंडा में कुतुब शाही थी। हाँ थी। लेकिन बीदर में निजाम शाही नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। निजाम शाही की बात करते हैं तो निजाम शाही कहां पर थी? बिल्कुल सही, अहमदनगर में, ना कि बीदर में। तो यहां पर डी आपका गलत हो जाएगा। यहां पर अगर आपका दिया रहता अहमदनगर तो आपका सही होता। ठीक है। बीदर में क्या थी? यहां पर बरीद शाही थी, याद रखिएगा। बीदर में बरीद वंश की स्थापना हुई थी और अहमदनगर में निजाम शाही की। डी आपका सही उत्तर है। 31 देखते हैं। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। तो जल्दी से बता दीजिए। इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल और बिहार था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था। इसका दमन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका प्रभाव बंगाल और बिहार में देखा गया था। तो जो इसका जो मुख्य प्रभाव था वो बंगाल क्षेत्र में देखा गया था, लेकिन कुछ बिहार के क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव था। ठीक है, ये सही है। इसका विद्रोह जो था दिया गया है, ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। ये आपका सही है। ठीक है। इसको सप्रेस वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, ये भी सही है। लेकिन जो इसका नेतृत्व जगन्नाथ ने दिया गया है, ये आपका गलत है।
सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम मजनू शाह की बात करते हैं, चिराग अली की बात करते हैं, भवानी पाठक की बात करते हैं, देवी चौधराइन की बात करते हैं। परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि देवी चौधराइन का संबंध किस विद्रोह से था, तो सन्यासी विद्रोह से था, याद रखिएगा। तो देवी चौधराइन, भवानी पाठक, चिराग अली और मजनू शाह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा आपका गलत था, बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर एक बार दिखा दूं व्याख्या में आपको, यहाँ पर देखिए, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधराइन ने किया था। इस विद्रोह का दमन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। जब हम जगन्नाथ की बात करते हैं तो वो सन्यासी विद्रोह से नहीं रिलेटेड है, वो चुआर विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 32वें प्रश्न को। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किस वायसरॉय के शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के, वेलिंगटन के, कर्जन के या फिर लिंथगो के? तो बताइए सबसे पहले ये किस चीज से रिलेटेड था? ये आपका अकाल से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है, जो मैकडॉनल्ड कमीशन जो आपका कर्जन के समय में जिसको अपॉइंट किया गया था, वो अकाल पर जो स्ट्रेचिड रिपोर्ट आई थी उस पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी है। अगला देखते हैं 33 प्रश्न। शिक्षा पर गठित सार्जेंट योजना ने किस वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी? तो बताइए ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? सार्जेंट योजना जो है उसका गठन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है, योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने तथा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 to 11। अगला देखते हैं, कारखाना अधिनियम 1922 किस वाइसरॉय के समय में लागू हुआ था? तो किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, लॉर्ड रीडिंग के, लॉर्ड बेविल के? 1922 की बात की गई है, तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लेते हैं क्लास एक बार। जब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट की बात करेंगे तो वो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड समय में आया था। थर्ड हार्डिंग के समय में आया था। फिर आपका ये फोर्थ हो गया रीडिंग के समय में। ठीक है, फिर आपका विलिंगटन के समय में और 1944 में वेबल के समय में। तो ये कुछ फैक्ट्री एक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय में आया था, उसके बाद लैंसडाउन के, फिर थर्ड हार्डिंग के, फिर 1922 में रीडिंग के समय में। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो बताइए किसकी नहीं लगती है? देख लीजिए यहां पर म्यांमार आपको ये दिख रहा है, तो बताइए किसकी नहीं लगती है? मणिपुर की लग रही है? हाँ लग रही है। ठीक है, मिजोरम की लग रही है? लग रही है। त्रिपुरा की लग रही है? लग रही है। बताइए त्रिपुरा की लग रही है कि नहीं लग रही है? म्यांमार की बात की गई है क्लास, ध्यान से देखिएगा। ये तो इधर बांग्लादेश आ गया आपका, इधर देखिए म्यांमार से लग रही है कि नहीं लग रही है? इसको मैं क्लीन करती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए। अब देखिएगा म्यांमार आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है? ये पूरा म्यांमार है। ये क्या है? ये मिजोरम है। ठीक है, ये मणिपुर है। ठीक है, तो यहां पर त्रिपुरा इस तरफ है ना, मिजोरम के इस तरफ, तो त्रिपुरा की सीमा नहीं लग रही है। मिजोरम की लग रही है, मणिपुर की लग रही है, ठीक है, और नागालैंड की भी लग रही है। क्लियर हो गया ना क्लास? यहां पर आपको इसको रुकिए, मैं ऐसे आपको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच हो जा रहा है। हाँ, अब देखिए ये जो रेड वाली सीमा है ना, ये म्यांमार की सीमा है, यही ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, अब आप क्लियर हो जाएगा। इधर मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा अपनी बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा, तो ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है।
तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लास्ट क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आने वाले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। आशा करती हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़िएगा जरूर क्लास। एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा, मुझे पता है घबराहट होगी आप लोगों को लगेगा कि अरे और समय मिलना चाहिए था। और समय भी अगर आपको दे दिया जाए तो आपकी पढ़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। उस समय भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा और समय मिल जाता। तो जितना समय आपके पास अभी बचा है उतना पर्याप्त है। पढ़ाई पर फोकस करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लाया है, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्नों जब पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पढ़ना, बुक से एक एक चैप्टर को पढ़ने मत बैठिए। मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए क्लास। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, आपका दिन मंगलमय हो। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए क्लास।